सोचो अगर कल सुबह उठते ही आप बाहर देखो और सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ लोगों को जिंदा चबा रहे हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? किसी के भी होश उड़ जाएंगे, राइट? लेकिन इस बंदे को देखो, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस में 1% भी चेंज नहीं आता। ये बिल्कुल शॉक नहीं है और इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसकी खुद की जिंदगी पिछले 3 साल से किसी ज़ॉम्बी से कम थोड़ी थी। हर दिन वही घिसा पिटा रूटीन, सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आकर थोड़ी देर सो जाओ और अगले दिन फिर से वही साइकिल। ये सब शुरू हुआ था ठीक 3 साल पहले, जब इसने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन की थी। उस वक्त इसे लगा था कि बस अब तो लाइफ पूरी तरह सेट है। ऑफिस के लोग काफी फ्रेंडली थे, एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव था, और तो और पहले ही दिन इसकी मुलाकात साओरी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक परफेक्ट फेरी टेल की तरह आगे बढ़ रहा, लेकिन रियल लाइफ फैंटेसी थोड़ी होती है। एक दिन एक ऑफिस पार्टी के बाद अचानक सब कुछ पलट गया। उसके सारे कोवर्कर्स अचानक किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगे। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, बस रोबोट की तरह लगातार काम पे काम। उस रात के बाद उन सब ने लगातार 2 रातें ऑफिस में ही गुजार दी, बिना घर गए। और हद तो तब हो गई जब इसे खुद 2 दिन तक घर जाने की इजाजत नहीं मिली। वही वो मोमेंट था जब उसके दिमाग की बत्ती चली। ये कंपनी उसे अपना एम्प्लॉय नहीं, सिर्फ एक मशीन समझकर यूज कर रही है। अगले दिन की सुबह जब टेंडो उठता है तो उसके अंदर अपनी जॉब के लिए ना तो कोई एक्साइटमेंट बची थी, ना ही कोई पैशन। लेकिन क्योंकि उसने इस फील्ड में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की थी, तो उसे लगता था कि इस जॉब को करते रहना उसका फर्ज है। ऊपर से कंपनी की कुछ ऐसी शानदार पॉलिसीज थी जो किसी का भी दिमाग खराब कर दे, जैसे वो वेकेशन डेज जो आप कभी क्लेम नहीं कर सकते, अनपेड ओवरटाइम, अंडरपेड सैलरी, और एक ऐसा बॉस जो बिना बात के हमेशा चीखता चिल्लाता रहता था। और सबसे बुरी बात, किसी को आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे साल तक आते आते टेंडो की हेल्थ बुरी तरह गिरने लगी। सीवियर स्ट्रेस और फटीग उसकी बॉडी को अंदर से तोड़ रहे थे, लेकिन उसके बॉस को जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने टेंडो का वर्कलोड और ज्यादा बढ़ा दिया। उस घुटन भरे वक्त में सिर्फ एक ही चीज थी जो टेंडो को जिंदा महसूस करवाती थी, साओरी का ख्याल। वो बस इस उम्मीद पर जी रहा था कि शायद आगे चलकर उसे साओरी के साथ एक चांस मिल जाए, लेकिन हर गुजरता दिन पिछले दिन से ज्यादा अनबेरेबल होता जा रहा था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि खुद कंपनी का सीईओ भी साओरी को टारगेट करने लगा था। ये सब देखकर टेंडो के अंदर बची खुची थोड़ी बहुत सैनिटी भी खत्म हो गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो अभी तक उस जगह पर काम क्यों कर रहा है। वो मेंटली इतना ज्यादा ब्रेक हो चुका था कि एक दिन वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा चलती ट्रैफिक के बीच में उतर गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई तेज रफ्तार ट्रक आए, उसे टक्कर मारे और इस सब से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन शायद उसकी किस्मत में इतनी आसान मौत भी नहीं लिखी थी। वो चाहता तो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढ सकता था, पर उसे लगता था कि हर जगह हाल ऐसा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चला गया तो उसके दोस्तों और कोवर्कर्स पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा। तीसरे साल तक टेंडो पर प्रेशर इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने एक बार मौत को गले लगाने के लिए ट्रेन के आगे कूदने तक की कोशिश की, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसे काम पर न जाना पड़े। उसकी लाइफ अब टेक्निकली पूरी तरह ज़ॉम्बी मोड में जा चुकी थी। उसका दिमाग सिर्फ एक एंडलेस लूप में फंसा था, काम काम और थोड़ा और काम। उसकी दुनिया से जैसे सारे रंग उड़ चुके थे, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगा था। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सिर्फ ऑफिस जाने के ख्याल से ही उसे एक मिनी पैनिक अटैक आ जाता है। फिर भी एक जीती जागती मशीन की तरह वो अपने कपड़े पहनता है, बैग उठाता है और काम के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखता है, उसकी नजर अपने मेल बॉक्स पर पड़ती है। अंदर एक लेटर पड़ा था। तभी अचानक उसे याद आता है कि ओह शिट, मैंने तो अपने पार्किंग पास का पेमेंट ही नहीं किया। वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत बिल्डिंग मैनेजर के रूम की तरफ बढ़ता है, ये सोचकर कि वहां जाकर सारी बात एक्सप्लेन कर देगा। वो दरवाजे पर नॉक करता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ध्यान देने पर उसे दिखता है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। वो धीरे से दरवाजे को पुश करके अंदर जाता है, लेकिन सामने जो सीन था उसने उसके होश उड़ा दिए। बिल्डिंग मैनेजर वहां जमीन पर था और उसका सिर लिटरली किसी और इंसान के पेट के अंदर घुसा हुआ था। ये इतना डरावना और दिल दहला देने वाला सीन था। पर अजीब बात ये थी कि इसी एग्जैक्ट मोमेंट में काफी सालों बाद टेंडो की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में पहली बार उसे रंग नजर आने लगे। वो बुरी तरह शॉक में वहां से उल्टे पैर भागता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सड़क पर और भी कई ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। घबराहट में वो तेजी से सीढ़ियों से वापस ऊपर की तरफ भागने लगता है, और इस बंदे का पागलपन देखो, मौत ठीक उसके पीछे पड़ी है और इसके दिमाग में उस वक्त भी बस एक ही टेंशन चल रही थी, भाई अगर ऐसी ही भीड़ रही तो मैं आज पक्का काम पे लेट हो जाऊंगा। लेकिन तभी आसमान से अचानक एक प्लेन सीधा नीचे आकर क्रैश हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है, और ठीक उसी पल टेंडो को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि वो सारे टॉक्सिक बॉसेस और वो सारे लोग जिन्होंने उसकी लाइफ नरक बना दी थी, वो सब के सब मर चुके हैं। अब उसे किसी भी हाल में काम पे जाने की जरूरत नहीं थी। अब उसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को घिसने की जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी के सारे रन जैसे वापस लौट आए थे। वो आराम से एक छत पर जाकर बैठता है और सोचता है कि अब तो उसके पास दिन भर बस फ्री टाइम ही फ्री टाइम है। वो अब अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। फिर अचानक उसके दिमाग में साओरी का ख्याल आता है कि पता नहीं ऐसी हालत में वो ठीक भी होगी या नहीं। वो तुरंत सोच लेता है कि चाहे आज इसके चक्कर में जान ही क्यों ना चली जाए, वो जाकर उसे अपने दिल की बात बता देगा। अब उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था कि साओरी उसके सीईओ की साइड चिक थी। उसने तो ये मान लिया था कि वो मोटा बॉस जो ठीक से भाग भी नहीं पाता था, वो तो पक्का अब तक किसी ज़ॉम्बी का शिकार हो चुका होगा। ये सब सोचकर वो फटाफट अपनी साइकिल निकालता है और सीधा साओरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे
दरवाजे के बाहर उसी बॉस के जूते दिखते हैं और अंदर जाने पर पता चलता है कि बॉस सच में एक ज़ॉम्बी बन चुका है। टेंडो स्मार्टली इस मौके का पूरा फायदा उठाता है, उसके मुंह पर अपना इस्तीफा मारता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर अफसोस, जब वो साउरी को देखता है तो दिल टूट जाता है। वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। टेंडो की आंखों में आंसू थे और वो अपनी हिम्मत जुटाकर फाइनली उसके आगे अपने दिल की बात कन्फेस करता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। और उसके तुरंत बाद उसके हाथों खाए जाने से बचने के लिए वो वहां से तेजी से भाग निकलता है। उस रात वो अकेले बैठकर सोचता है कि आगे क्या करना चाहिए। बाहर दुनिया का जो हाल है उसमें मौत किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए उसे अपने बचे हुए वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये सोचकर वो एक डायरी में अपनी एक बकेट लिस्ट बनाता है, उन सारी चीजों की लिस्ट जो वो मरने से पहले हर हाल में करना चाहता है। अगले दिन सुबह टेंडो को अपने उसी घटिया और नरक जैसी ऑफिस लाइफ का एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह डर कर चिल्लाते हुए उठता है। लेकिन जैसे ही वो आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि असली दुनिया अब उस नरक से बहुत बेहतर है, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। बाहर भले ही एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स चल रहा था, पर ये बंदा इसके लिए पूरी तरह तैयार था। वो आखिरकार अपने कबाड़ बन चुके कमरे को पूरी तरह साफ करता है, वो भी पूरे 1 साल बाद। उसके बाद वो आराम से फ्रिज खोलता है, एक ठंडी बियर निकालता है और उसका एक एक घूंट पूरी तरह महसूस करके पीता है। उसके लिए ये उसकी पहली बियर ऑफ फ्रीडम थी। उसी वक्त टीवी पर न्यूज चैनल चल रहा था, जहां दिखाया जा रहा था कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है, हर जगह आग की लपटें थी और खुद न्यूज रूम के अंदर भी ज़ॉम्बीज घुसने ही वाले थे। लेकिन इस एक्सट्रीम पैनिक के बीच भी एक न्यूज लेडी बिना हिले अपनी जगह पर खड़ी थी और उस भयंकर खौफ के बीच भी अपनी रिपोर्ट पढ़ रही थी। टेंडो आराम से वो ब्रॉडकास्ट देखता रहता है जब तक कि वो अचानक से बंद नहीं हो जाता। अब उसके दिमाग में एक बात एकदम क्लियर थी, ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तो अब भाई का बस एक ही प्लान है, मस्त बियर पीना और आराम करना, उन सालों के मेंटल टॉर्चर और मजबूरी के बदले में। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से एक और बियर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, एक बहुत कड़वी सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। उसके पास बियर खत्म हो चुकी थी और सच पूछो तो ये आज के दिन उसके साथ होने वाली सबसे बुरी चीज थी। वो बेचारा सिर्फ चैन से लेटकर आराम करना चाहता था, लेकिन अब उसे और बियर लाने के लिए इस खतरनाक दुनिया में बाहर निकलना पड़ेगा। और उसे पता था कि ये छोटा सा सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जब टेंडो इसी कश्मकश में उलझा हुआ था कि वो बाहर जाए या नहीं, ठीक उसी वक्त पड़ोस वाले कमरे में एक कपल था जो बाहर की इस भयंकर तबाही से किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह बुरी तरह डरा हुआ था। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अगर हम बस एक और दिन यहाँ रुक गए तो पक्का कोई ना कोई हमें बचाने आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्हें वहाँ कोई नहीं बचाने आने वाला। वो लड़का धीरे से बैल्कनी पर जाता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए वहाँ पहुंच जाए। और जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसकी नजर ठीक टेंडो पर पड़ती है, जो एक पाइप के सहारे आराम से नीचे उतर रहा होता है। लड़का बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत चिल्लाता है, भाई जल्दी अंदर आ जाओ, यहाँ सेफ है। लेकिन टेंडो का रिएक्शन एकदम शांत और चिल। वो बड़े आराम से कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सामान लेने बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ पाइप से लटके लटके ही बड़े आराम से बताता है कि वो उनका पड़ोसी है। लड़का, जिसका नाम कोसाका था, टेंडो के इस बेफिक्र एटीट्यूड को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। टेंडो सिचुएशन को थोड़ा और नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है और क्योंकि वो खुद कन्वीनियंस स्टोर जा रहा था तो एकदम नॉर्मल तरीके से पूछता है, वैसे आपको कुछ चाहिए क्या, नूडल्स या टॉयलेट पेपर? जब टेंडो अपनी साइकिल निकालकर सड़क पर दौड़ता है तो आसपास के ज़ॉम्बीज तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी एक पूरी भीड़ उसका पीछा करने लगती है। उस टेंस मोमेंट में उसे एहसास होता है, अगर इन ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया तो उसका गेम यहीं ओवर हो सकता है। लेकिन उसके लिए आज बियर के बिना दिन गुजारना ऑप्शन ही नहीं था। तो बॉस, ये रिस्क लेना तो बनता था। कड़ी मशक्कत के बाद वो फाइनली एक कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचता है। वहां बाहर एक बाइक पार्क की हुई थी और उस पर एक कैमरा भी लगा था। लेकिन टेंडो का इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ही कहाँ था। उसका तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर सेट था, बियर। वो लिटरली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और मस्त एक बियर सॉन्ग गाते गाते अपनी शॉपिंग करना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो ठीक फ्रिज के पास खड़ी हुई थी। उस एक पल में टेंडो को खुद की आवाज और गाए हुए गाने पर ऐसी भयंकर शर्म आती है कि बस पूछो मत। वो तुरंत प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और एकदम नॉर्मल और कूल दिखने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की उसे देखकर कुछ नहीं कहती, एकदम चुप। जब उन दोनों के बीच का ऑकवर्ड साइलेंस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो टेंडो आइस ब्रेक करने के लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बिना एक लफ्ज कहे उसके पास से बिना ध्यान दिए आगे निकल जाती है। टेंडो थोड़ा डेस्परेट हो जाता है और अपना नंबर उस लड़की को देने की कोशिश करता है। तभी आखिरकार वो लड़की अपना मुंह खोलती है, तुमने अपनी जान सच में खतरे में डाल दी सिर्फ कुछ बियर्स लाने के लिए, और ऐसे वक्त में तुमने पानी तक लेने की नहीं सोची? उसकी इस हरकत को देखकर वो लड़की सोचती है कि ऐसे वक्त में जो लड़का समझदारी ना दिखाए वो आगे चलकर सिर्फ एक बोझ बनेगा। और इन सबसे भी बुरी बात पता है क्या थी? टेंडो ने जोश जोश में अंदर आते वक्त स्टोर का दरवाजा ठीक से बंद तक नहीं किया था और उसी की गलती की वजह से अब ज़ॉम्बीज सीधा स्टोर के अंदर घुस रहे थे। टेंडो अपनी जान पर खेलकर लड़की को बचाने के लिए तुरंत उसके सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे खींचकर अपने पीछे कर लेती है और तभी बैम, एक बड़ा सा ट्रक दीवार तोड़ता हुआ सीधा अंदर घुस जाता है। और एक अजीब इत्तेफाक की वजह से
सारे ज़ॉम्बीज उसके नीचे आकर कुचले जाते हैं। टेंडो इस अचानक हुए चमत्कार की वजह से बाल बाल बच जाता है, लेकिन इस हादसे से वो दो बहुत जरूरी सबक सीखता है। बिना सोचे समझे किसी खतरे में मत कूदो और दरवाजा हमेशा ठीक से बंद करो। वो मन ही मन उम्मीद करता है कि काश वो उस लड़की से दोबारा जिंदगी में कभी मिल सके, लेकिन फिलहाल दिल लगाने या रिश्ते बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था। उसकी खुद की प्यारी साइकिल उस ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और पीछे से और भी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी उसकी बाज जैसी नजर एक स्कूटर पर पड़ती है। चलो, उसे भागने के लिए एक नई राइड तो मिल गई थी, लेकिन इस नई राइड पर आते ही उसके दिमाग में एक बहुत तगड़ा ख्याल आता है। जब ये तबाही शुरू हुई थी तब ठीक रश आवर चल रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि सड़कों पर ऐसी हजारों गाड़ियां लावारिस पड़ी होंगी जिनकी चाबियां शायद अभी भी उनके अंदर ही छूट गई होंगी। क्यों ना मैं अपने लिए कोई और तगड़ी राइड ढूंढ लूं। और जैसे ही उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, उसकी नजर साइड वाले कॉर्नर पर पड़ती है और बूम, अब भाई के पास चलाने के लिए एकदम बवाल हॉट रॉड थी। फुल स्वैग में गाड़ी भगाता हुआ वो आखिरकार अपनी बिल्डिंग तक पहुंचता है और सीधा कोसाका के फ्लैट के आगे रुकता है। लेकिन जब वो अंदर देखता है तो वहां हर तरफ सिर्फ खून और लाशें बिखरी होती हैं। कोसाका जिंदा नहीं बचा था। उस वक्त उसे एहसास होता है कि अब वो जिंदगी में दोबारा कभी कोसाका से नहीं मिल पाएगा। उस रात उसे एक बहुत डरावनी सच्चाई का एहसास होता है कि इस दुनिया में किसी भी पल मरने का खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहता है। लेकिन अगर सच्चाई यही है तो भी वो डर कर नहीं, बल्कि अपनी बाकी बची हुई जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह खुलकर जीना चाहता है। और अब वो हर वो चीज करना चाहता है जो सालों तक ऑफिस की गुलामी में फंसे रहने की वजह से वो कभी नहीं कर पाया। वो काफी देर तक शांति से सोचता रहता है और फिर उठकर लिखना शुरू करता है एक नई लिस्ट, एक नया प्लान, उन सब चीजों का जो वो सच में करना चाहता है। अगले दिन कैमरा शिफ्ट होता है और हम उस कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की को एक पेंट हाउस में देखते हैं। वो पूरे फोकस के साथ अपनी सुबह की रूटीन शुरू करती है, ट्रेडमिल पर लगातार 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हुई। इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए उसका तरीका एकदम सीरियस और पूरी तरह प्लान था। वो बैठकर ज़ॉम्बीज की हर एक चाल और उनकी हरकतों को बहुत बारीकी से स्टडी करती है, लेकिन उन्हें पास से समझने के लिए उसे बिल्डिंग से नीचे सड़कों पर जाना ही पड़ता था ताकि वो उनके बारे में सही जानकारी जमा कर सके और अपने जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान भी ला सके। और ठीक यही वजह थी कि वो कल उस कन्वीनियंस स्टोर में आई थी जहां उसकी मुलाकात टेंडो से हुई थी। वो पहले से ही स्टोर के अंदर उस क्रैश हुए ट्रक और टेंडो की हरकतों को बहुत ध्यान से देख रही थी। फुटेज देखकर वो सोचती है कि शायद टेंडो का ये अजीब तरीका भी कुछ कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और सर्वाइवर्स एक जगह थे जहां एक छोटी सी लड़की अपने पापा की मौत पर बुरी तरह रो रही होती है। वहां का क्लब मैनेजर एक पिता की तरह उस लड़की के पास बैठकर उसे दिलासा देता है और प्यार से कहता है, रोना बंद करो, तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब वो उस बच्ची से बात ही कर रहा होता है तभी उसका एक आदमी घबराता हुआ आता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज का झुंड वापस आ चुका है। मैनेजर लड़की की आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हें अब खुद के लिए कुछ करना होगा और टेंशन मत लो, मैं वापस आऊंगा। फिर वो और उसके आदमी बिना किसी डर के बाहर जाते हैं, एकदम बैडएस तरीके से सामने से आ रही ज़ॉम्बीज की फौज का सामना करने के लिए, ताकि वो क्लब के अंदर बचे हुए इनोसेंट लोगों की रक्षा कर सके। इस बीच हमारा हीरो टेंडो अपनी उस नई मोटरसाइकिल पर घूमते हुए अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा था। वो सीधा शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट की तरफ आता है ताकि अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड केंचो को ढूंढ सके। कुछ टाइम पहले टेंडो मस्त एक मिरर के सामने खड़ा होकर अपने लिए एक कूल सी बियर्ड उगाने की सोच रहा था, लेकिन बॉस, उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं था। जल्दीबाजी के चक्कर में उसने एक मार्कर पेन उठाया और खुद के फेस पर एक फेक बियर्ड ड्रॉ करने लगा। लेकिन जब उसने देखा तो वो बिल्कुल भी वैसी बैडएस नहीं लग रही थी जैसा उसने दिमाग में सोचा था। फिर क्या था, उसने तुरंत अपना मुंह धोया और शेव करके पूरी बियर्ड हटा दी। तैयार होने के बाद वो सोचता है, अच्छा तो आज क्या करूं। तभी अचानक उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन रिंग्स बजती हैं। उसके फोन में नए मैसेजेस आ रहे थे। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। इसका मतलब था कि सिटी में इंटरनेट फिर से चल पड़ा था। पिछले 3 सालों से जब से उसने उस नरक जैसी कंपनी में काम शुरू किया था, उसके पास अपने किसी भी पुराने दोस्त से ठीक से बात करने का या मिलने का एक भी मौका नहीं था। अब वो फ्री था तो वो उन सब से कैचअप करना चाहता था। वो बड़ी खुशी खुशी अपने सभी पुराने दोस्तों को मैसेजेस भेजता है और स्क्रीन देखते हुए उनके रिप्लाईज का इंतजार करता है। लेकिन स्क्रीन को ताकते ताकते धीरे धीरे उसे एक डार्क सच्चाई समझ आती है। इंटरनेट इसलिए वापस नहीं आया था कि नेटवर्क ठीक हो गया था। इंटरनेट इसलिए चल रहा था क्योंकि सिस्टम पर नेटवर्क ट्रैफिक बहुत कम हो गया था और इसका सीधा सा मतलब था उसके भेजे गए मैसेजेस पढ़ने के लिए उसके ज्यादातर दोस्त अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं बचे थे। ये डीप रियलाइजेशन उसे अंदर तक हिला देता है और उसे बहुत गहरा दुख होता है। उसे अफसोस होता है कि उसने अपनी लाइफ के वो सारे कीमती साल अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने और मेमोरीज बनाने के बजाय बस एक टॉक्सिक जगह पर अनपेड ओवर टाइम काम करते हुए गुजार दिए, जो कि एग्जैक्टली कितना बेकार और मीनिंगलेस था। वो अपनी नम आंखों से फोन के कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करता है और वहां अपने एक सबसे खास दोस्त केंचो का नाम देखता है। उसे दिल से पता था कि केंचो बचपन से ही कभी हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए टेंडो के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि केंचो जैसा बंदा किसी कमरे में डर कर ऐसे ही चुपचाप लेटकर हार मान लेगा या मर जाएगा। लेकिन किस्मत का मजाक तो देखो, ठीक उसी वक्त केंचो सच में बस एक जगह लेटकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो इस छोटे से कमरे में पिछले 3 दिन से बुरी तरह फंसा हुआ था, जहाँ जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ
थोड़ा सा पानी बचा था और उसके कमरे के बाहर का हॉलवे ज़ॉम्बीज से इतना ज्यादा भर चुका था कि उसके पास वहां से भागने या निकलने का लिटरली कोई रास्ता नहीं बचा था। और इन सबसे बड़ी मुसीबत की बात पता है क्या थी? वो उस कमरे में अकेला नहीं था, बल्कि वहां एक ज़ॉम्बी औरत के साथ फंसा हुआ था। और हाँ, अब मुझसे ये मत पूछना कि वो उस औरत के साथ उस कमरे में अकेले क्या कर रहा था, पर जो भी था उसी की वजह से केंचो अब तक जिंदा था। वो बेचारा जमीन पर बैठा था और यही सोच रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरी अंत है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी मूवी की तरह उसके सामने फ्लैश हो रही थी और उसे आखिरी पलों में टेंडो के साथ बिताए गए उन केयरलेस और मस्त कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। और ठीक उसी वक्त एक और चमत्कार होता है। टेंडो ने एक्चुअली केंचो का नंबर डायल किया था और उसका फोन बजता है। अपनी स्क्रीन पर टेंडो का नाम देखकर केंचो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कॉल उठाते ही टेंडो एक्साइटमेंट में उसकी करंट लोकेशन पूछता है। केंचो बुरी तरह घबराते हुए बताता है कि वो इस वक्त शिंजुकू में फंसा हुआ है। टेंडो को पता था कि पूरे शहर के हालात देखते हुए शिंजुकू तक पहुंचना किसी आम इंसान के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन था, खास करके सड़कों पर घूमते उन हजारों ज़ॉम्बीज के बीच से बिना उनका खाना बने। फिर भी किसी भी डर या लॉजिक ने उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका। वो फोन कट करता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधा शिंजुकू की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में बाइक दौड़ाते हुए टेंडो रिवाइंड मोड में चला जाता है। उसे याद आता है कि आखिरी बार वो और केंचो बाहर ड्रिंक्स पर मिले थे। उस वक्त केंचो अपने करियर के पीक पर था। वो एक हाईली सक्सेसफुल रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। उसके पास एक बड़ी और अच्छी सैलरी थी। उसके बॉसेस दिन रात उसकी तारीफ करते थे और उसकी एक प्रॉपर सच्ची लव लाइफ भी थी। उस आखिरी मुलाकात में केंचो ने सीरियसली टेंडो से कहा था कि उसकी हालत देखकर उसे लगता है कि टेंडो को तुरंत अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त टेंडो उस कंपनी के टॉक्सिक कल्चर वाले रैबिट होल में इतना गहरा फंसा हुआ था कि उसे अपने दोस्त की ये भलाई वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उल्टा वो केंचो की इस एडवाइस पर बुरी तरह गुस्सा हो गया। उनके बीच आर्ग्यूमेंट हुई और उनकी वो छोटी सी हैंगआउट बहुत जल्दी और बुरी तरह खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद से टेंडो ने कभी उससे बात नहीं की और उसे कभी अपनी उस गलती के लिए माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए आज वो फुल्ली तैयार था कि वहां जाकर सबसे पहले अपने दोस्त से माफी मांगेगा। इस बीच दूसरी साइड वो क्लब वाला मैनेजर अब अपने आखिरी और फाइनल मोमेंट्स का सामना कर रहा था। वो भीड़ के सामने खड़ा था और ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड धीरे धीरे उसके पास आते जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और आराम से अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक वहां किसी दरवाजे के पास से एक लाउड कार का हॉर्न बजता है। हॉर्न की उस तेज आवाज से सारे ज़ॉम्बीज तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आवाज की तरफ मुड़ने लगते हैं। और इस अजीब से लक की वजह से वो मैनेजर वहां बाल बाल बच जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस तेज हॉर्न की आवाज उस पूरे एरिया में गूंजती है और यही आवाज उन ज़ॉम्बीज को भी डिस्ट्रैक्ट करती है जो शिंजुकू में केंचो के कमरे के बाहर हॉलवे में भीड़ लगाकर खड़े थे। बाहरी आवाज सुनकर हॉलवे वाले ज़ॉम्बीज थोड़ा आगे पीछे होते हैं, जिसका मौका पाकर केंचो फाइनली अपने आप को उस रूम के बंधन से तोड़ता है और हिम्मत जुटाकर हॉलवे में आगे बढ़ पाता है। जब वो डर डर कर आगे बढ़ता है और देखता है कि ज़ॉम्बीज पीछे की तरफ थोड़ी दूर चले गए हैं, तभी टेंडो अपनी स्टाइलिश एंट्री मारता है। वो वहां आकर फुल आवाज में चीखता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए केंचो से माफी मांगता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने पहले केंचो की अच्छी एडवाइस नहीं मानी थी और उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि अपनी खुद की जलन और ईगो के चक्कर में उसने अपने ही बेस्ट दोस्त से दूरियां बना ली थी। ये सब सुनकर मोमेंट तो बड़ा इमोशनल था, लेकिन भाई उनकी इस रोना धोना और चिल्ला पुकार ने थोड़ी दूर गए हुए ज़ॉम्बीज को तुरंत वापस उनकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। ज़ॉम्बीज अब दुगनी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ते हैं और मजबूरी में दोनों दोस्तों को भागकर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर रिट्रीट करना पड़ता है। रूफ टॉप पर पहुंचकर दोनों हाफते हैं, पर उन्हें तुरंत रियलाइज होता है कि वो ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज उनके ठीक पीछे ही हैं और दरवाजा तोड़कर ऊपर आने ही वाले हैं। दोनों छत के किनारे पर थे। इसका मतलब था कि वो पूरी तरह फंसे हुए हैं। केंचो नीचे देखता है और उदास होकर सोचता है कि बॉस, लगता है अब अपनी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन टेंडो जैसा पॉजिटिव बंदा उसे ऐसे ही बिना लड़े हारने नहीं देता। टेंडो फुल कॉन्फिडेंस से कहता है कि उनके पास सिर्फ एक रास्ता है। उन्हें यहाँ से दूसरे बिल्डिंग के रूफ टॉप्स के बीच एक लंबा जंप करना होगा। केंचो नीचे की गहराई देखता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि कोई आम इंसान इतना बड़ा और जानलेवा जंप कभी सरवाइव कर पाएगा। टेंडो बिना वक्त गवाए पहले दौड़ता है, तेजी से हवा में कूदता है और सफल तरीके से दूसरी छत पर लैंड हो जाता है। अब बारी थी केंचो की। एज पर खड़े होकर मौत को सामने देखकर केंचो रोते हुए चिल्लाकर टेंडो से माफी मांगता है कि उसके दिखावे की वजह से ही टेंडो के अंदर वो जलन पैदा हुई थी। फिर वो अपने अंदर दबा सबसे बड़ा सच उगलता है कि वो अपनी उस परफेक्ट जॉब से सच में हद से ज्यादा नफरत करता था। उसे खुद पर एक घटिया इंसान और धोखेबाज होने वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि उसकी जॉब का मेन काम ही मासूम लोगों को ढूंढकर उन्हें धोखे से बेकार और महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाना था। और क्योंकि वो अंदर से इतनी घुटन और गिल्ट फील करता था, इसलिए अपने इस दुख को छिपाने के लिए वो हमेशा अच्छी चीजों और दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। फिर वो अपनी आखिरी लाइन बोलता है कि वो तो जिंदगी में हमेशा से एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। दूसरी छत से टेंडो चिल्लाता है और उसे कहता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है। ये सुनकर केंचो की आंखों में एक चमक आती है और उसे एहसास होता है कि नहीं भाई, अभी यहाँ मरना या गिव अप करने का वक्त नहीं आया
है। वो फुल स्पीड में पीछे से दौड़ता है, एज से पूरी ताकत लगाकर कूदता है और हवा में उड़ते हुए किसी बहुत ही अजीब और अनएक्सप्लेन वजह से अपने रास्ते में ही अपने सारे कपड़े हवा में निकाल कर फेंक देता है। लेकिन शिट, उसका जंप थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरी छत पर पहुंचने के बजाय वो उस बिल्डिंग के किनारे से हवा में लटक जाता है। और इससे पहले कि वो नीचे गिरता, टेंडो एन मौके पर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। टेंडो उसे ऊपर खींचता तो है, लेकिन इस आपाधापी में केंचो की सबसे बुरी हालत तब होती है जब दीवार से रगड़ खाने की वजह से उसके अखरोट पूरी तरह छिल जाते हैं। इस भयंकर दर्द को झेलने के बाद दोनों दोस्त आखिरकार बच गए थे। फिर क्या था, दोनों सारी रात उस छत पर बिल्कुल नंगे बैठकर मस्त ठंडी बियर पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तबाही के बीच दो पक्के जिगरी यार करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी यहाँ से और भी मजेदार होने वाली है, पर वो हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो बिना सोचे एक लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।